रिकॉर्डिंग ठीक। अच्छा सर, इसमें लर्निंग कर्व, अब ये दूसरा टॉपिक आ गया 12.2। लर्निंग कर्व के बारे में कोई आइडिया? नहीं सर। बिल्कुल नहीं सुना कभी भी? नहीं। अच्छा, चलिए मैं आपको, अगर लास्ट क्लास में हमने कैश बजट बनाया था ना, अगर जी। मैं आपको कैश बजट दे दूं बनाने के लिए कि यार ये एक क्वार्टर का, 3 महीने का, जनवरी फेब और मार्च का बना के दिखाएं, डेटा मैं आपको दे दूं जी। कि यार ये रिसीट्स है और ये पेमेंट्स है, जी। आपको पहला कैश बजट बनाने में कितनी देर लगेगी एक्सेल शीट के ऊपर? जी। एक कैश बजट बनाने में कितनी देर लगेगी? सर कैश भी सेट तो जो हमने वो क्वेश्चन वगैरह किए थे, सर जी उसमें जी। ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा था। चले मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा कैश बजट बड़ा है, 1 आवर लग गया पहली दफा। जी। ठीक है, 1 आवर में आपने बनाया पूरे 60 मिनट में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यार इसी कैश बजट को, इसी डेटा को आप 2 दफा फिर बनाए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या 1 आवर लगेगा? नहीं सर, कम हो जाएगा। क्यों, कम कैसे हो जाएगा यार? सर क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो वो कम होता चला जाएगा। हो सकता है कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूं कि जो है ना वो आधे घंटे में भी हो जाए। हम्म। बिल्कुल सर, ये नॉर्मली हम जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने उसका टाइम आस्ता आस्ता रिड्यूस होता जाएगा। जी। ठीक है ना? ये एक प्रैक्टिकली पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करते थे। अब लर्निंग कर्व आ गया। लर्निंग हम्म। कर्व का मतलब ये है कि आपने अगर एक दफा बनाया तो आपने कितना लर्न किया। अगर आपकी लर्निंग 10% है तो फिर वो हम्म। 10% के हिसाब से आपका टाइम डिक्रीज होगा हर क्वेश्चन जी। के। हर दफा हम्म। बनाएंगे 10% डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आपकी लर्निंग 20% है, यानी कि ज्यादा सीख रहे हैं और ज्यादा ग्रिप बना रहे हैं, जी। तो फिर आप क्या करेंगे? उसमें तेजी से ड्रॉप होगा। जी। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा यार कि 10%? ये तो खैर बुक्स में भी नहीं दिया हुआ। ठीक है ना? किसी हम्म। किताब में भी नहीं बताया कि ये रिड्यूस कैसे होगा, कि आप 10% है, 20% है। ये आप प्रैक्टिकली मॉनिटर करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने क्लास को क्वेश्चन दिया सबको, और मैंने टाइम वॉच स्टार्ट कर दी। अब हम्म। मुझे जब बच्चे बताएंगे कि सर हमने कंप्लीट कर लिया, तो मैं टाइम नोट करूंगा। मैं दोबारा इसी काम को दोबारा प्रैक्टिस करवाऊंगा उनसे, यार दोबारा हम्म। करें आप इसी सवाल को। तो फिर टाइम वॉच पे स्टॉप लर्न करूंगा, तो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि इन्होंने कितने परसेंट लर्न किया। अच्छा, इसका मैं हम्म। प्रैक्टिकली बता दूं, अगर आपके ऑपरेशंस, रिपीट कर रहे जुमला, अगर आपके ऑपरेशंस आसान है तो लर्निंग रेट ज्यादा होगा, यानी कि 20%, 30%, 40% भी होगा। लेकिन अगर आपके ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि मैं कॉम्प्लेक्स कैश बजट दे देता हूँ आपको, मुश्किल वाला, तो हम्म। टाइम थोड़ा स्लो स्लो कम होगा, जल्दी कम नहीं होगा, लर्निंग रेट कम होगा। जी। ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। ये आ गया लर्निंग रेट। अच्छा, लर्निंग रेट में है क्या? ये बेसिकली बजटिंग से इसका क्या लेना देना है? फर्ज करें कि आपको 5,000 चेयर्स का ऑर्डर मिल गया। अच्छा, चेयर्स कौन बनाएगा? हम्म। कारपेंटर बनाएगा। आपने हम्म। कारपेंटर को कहा यार कि एक चेयर कितनी देर में बनेगी? उसने कहा सर 5 घंटे में बनती है। और आपकी चेयर्स हैं 25,000 चेयर्स, सॉरी 5,000 चेयर्स। तो आप लेबर को कितना पेमेंट, एक पर आवर, वो उसने कहा जी सर हम $50 दे दें। ठीक है? अच्छा, अब आपके हम्म। पास क्या सूरत हाल है? तो अब आप बजट जरा सा कैलकुलेट करें। मैं इसको कैलकुलेटर भी ओपन कर लूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। स्क्रीन पर ये आ गया मेरा कैलकुलेटर। मैं कह रहा हूँ 5,000 चेयर्स बनानी है, और एक चेयर पर 5 आवर्स, तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड है 25,000। और एक आपके पास जो मल्टीप्लाइड बाय $50, तो ये मुझे 1.25 मिलियन की पेमेंट करनी है, बारह लाख हम्म। पचास हजार डॉलर्स की। राइट साहब, हम्म। क्या और खुबैब सब दोनों, क्या मुझे ये पेमेंट इतनी करनी है? कैलकुलेशन ठीक है ये लेबर बजट के सर लिए? ये लेबर बजट के लिए तो सही है सर ये। अच्छा, बिल्कुल सही है। नॉर्मली हम बीकॉम एमबीए में सब में जगह पे यही पढ़ते हैं। लेकिन सर ये अब हम्म। प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके अंदर हम्म। ये सही नहीं है, ये पेमेंट।
अच्छा, अब ये कैसे, ये हाँ सर, उसमें ये हो सकता है, एक चीज जो मेरे समझ में आ रही है वो ये कि 5,000 चेयर है ना, तो हो सकता है कि पहली चेयर जो है वो 5 घंटे में बनाए, फिर बनाते बनाते वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते जाएगा। हो सकता है कि लास्ट चेयर जो है वो 2 घंटे में बना ले। बिल्कुल। अब हमने यहाँ लर्निंग कर्व देखना था। अब यहाँ पे लर्निंग कर्व का मतलब है, उससे पहली चेयर बनाई 5 घंटे में, दूसरी बना रहे हम्म। 4 घंटे में, तीसरी बना रहे 3.5 घंटे में। तो आस्ते आस्ते टाइम रिड्यूस हो रहा, और एक एक लेवल ऐसा आएगा सर, लर्निंग जीरो हो जाती है, यानी कि वहां से उस टाइम के बाद रिड्यूस नहीं होगा। जी। ठीक है ना, ये एक हाँ फिनोमेना। यानी वो, हाँ वो हो सकता है कि वो 1 घंटे के बाद आके बोल दे कि इससे कम में तो बन ही नहीं सकती है। हाँ, इस टाइम के बाद वो नहीं जा सकती। तो आपके पास लास्ट टाइम मैक्सिमम 3 आवर्स आ गया, यानी कि वो इतना हाथ उसका चल गया कि 3 आवर्स में चेयर बना लेते, मगर 3 घंटे से कम टाइम नहीं लग रहा। तो असल में आपके पास पहले जो 1,000 चेयर होंगी उस पर 5 घंटे लग गए, तो 5,000 आवर्स आ गए। और फिर जो अगली 4,000 है, तो उस पर 3,000 लग गए, तो हमारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब हो जाएगा 4,000, तो हम क्लियर कर देते हैं कि 4,000 पे लग गया 3 के हिसाब से 12,000 घंटे, और पहले पे लग गए थे 4,000 घंटे चले, 5,000 सॉरी। हम्म। और अब हमें मल्टीप्लाई पे 50 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सर 8,50,000 का बजट बन गया। जी। कहाँ, 12,50,000 से कितने कम हो गए? 4 लाख। $4 लाख आपने बचा दिए। तो सर हम्म। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग यही करनी है आपने, बस हर जगह से आपने किस तरह कॉस्ट को रिड्यूस कर देना है। जी। ठीक है। अच्छा, अब आपके हम्म। पास आ जाएगा लर्निंग कर्व के आगे देके चलते हैं हम। ये टेबल आपको नजर आ रहा है सर? हम्म। ये टेबल सर ये ये क्या? रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे ख्याल से। ये देखिए ना, पॉज रिकॉर्डिंग है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मतलब ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है। हम्म। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपके पास है लर्निंग कर्व है, पहले 70%, फिर आपके पास है 80%, फिर 90%। अच्छा, यहाँ हम्म। पर इन्होंने डाटा दिया है कि पहला यूनिट बना, फिर दूसरा यूनिट बना, फिर आपके पास तीसरे पे 3 और 4 बन रहा है। बल्कि आप इसको देखें, आप इसको छोड़ दें। पहला यूनिट बना, फिर डबल हो गया। अच्छा, ये लॉजिक डबल चलेगी। ये जो लॉजिक एप्लीकेबल है, डबल हो रही यूनिट, यानी कि पहले 100 यूनिट्स पे, 100 और 100 200 पे हो जाएगा, और 200 और 200 400 पे हो जाएगा, वहां डबल। और 400 और हम्म। ये 400 800। तो यहाँ पर ये डबल, जहां पर यूनिट्स डबल होंगे ना, वहां पर एप्लीकेबल है लर्निंग कर्व। जी। तो इसको देखेंगे आप, इसको छोड़ दें, ये सीक्वेंस है गिनती वाइज। ये वन, वन का डबल हो गया 2, वहां पर एक दफा अप्लाई होगा। 2 का डबल हो गया 4, 4 का डबल हो गया 8, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 8 और 8 16, और 16 के बाद नीचे कौन सा आएगा अगर आया तो? 32 सर। 32 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब पहले यूनिट पर टाइम लग रहा था 100 आवर्स। हम्म। कोई भी प्रोडक्ट है, पहले यूनिट पे लेबर टाइम ले रही है कितने, 100 आवर्स। और जो दूसरा यूनिट है, अब ये 70% है ना, तो आपने इस 100 आवर्स को मल्टीप्लाई बाय 70 से किया, तो ये आ गया हम्म। 70। यानी कि हम्म। दूसरे यूनिट पे 70 घंटे लगे। जुमला कहने का जी। मतलब क्या है? ठीक है। हम्म। फिर इसके बाद आपके पास है तीसरा और चौथा यूनिट, इन पे टाइम लग गया हम्म। 70। इस 70 को यहाँ से पिक किया, इसका 70% निकाला, 49 आ गया। फिर आपके हम्म। पास है पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन चारों यूनिट्स पे टाइम लग रहा है ये 49। इस 49 को 70% से मल्टीप्लाई किया, 34.3 आ गया आपके पास। ठीक है। हम्म। अब ये चल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से 80% है, इन्होंने 80% की वर्गी की है। फर्स्ट करेंगे, पहले यूनिट है 100%। अगर आपकी लर्निंग कर्व है 80%, तो अब आपने किस तरह वर्किंग करनी है कैलकुलेटर पे? ये आपने 100 पिक करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 80% से, तो ये 80 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड और फोर्थ के सामने ये इस 80 को पिक करना है और मल्टीप्लाई बाय 80%, तो 64 आ जाएगा यहाँ पर। हम्म। फिर आपने 64 का 80% निकालना है, तो 51.2 आ गया। ये इस तरह चलेगा। ठीक है। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम निकालना आपने, इसको, इसका नाम है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। हम्म। इसको अभी हम आगे लेके चलते हैं, ये आपको आगे समझ में आएगा सर। ये देखें फर्दर, एक और टेबल के अंदर, और अब इसको जरा सुकून से देखते हैं।
अब यहाँ पर 100 मिनट्स है, आवर्स भी नहीं है बल्कि, ठीक है ना, कोई यूनिट बन रहा है उस पर 100 मिनट्स लग रहे हैं। अब लर्निंग कर्व सिर्फ 80% है। अब इससे 70% और 90% को निकाल दिया है। अब इसके बाद हम आगे लेके चल रहे हैं। अब आगे क्या क्या बनेगा, यहाँ पर यूनिट्स आगे 1 2 3 4, ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, इसमें डबल नहीं कर रहा, डबल हाईलाइटेड है। ये 1 का डबल 2 आ गया, 2 का डबल ये 4 आ गया, ये 4 के अंदर ये 3 है, समझे, इसको इससे हाईलाइट नहीं किया, इसके इंडिकेशन का मतलब ये है। अच्छा अब जरा सा यहाँ देखें, मैं जरा स्लो कर देता हूँ। पहले यूनिट पे कितना टाइम लगा, मैंने हाईलाइट तो कर 100 अच्छा अब यहाँ पर लर्निंग कर्व कितना है, ये वाला यहाँ से पिक किया मैंने, इसको मैंने इससे 80। मल्टीप्लाई किया, तो दूसरे यूनिट के सामने मैंने 80 लिखूंगा, ठीक है। हम्म अच्छा अब यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम आ गया, ये ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि ये कॉलम ए था, ये मल्टीप्लाई बाय बी। तो पहले यूनिट आपके पास लगा 1 यूनिट, और पहले यूनिट पे टाइम लगा 100 मिनट्स, तो टोटल टाइम आपका, ये टोटल टाइम आ गया, ये हम्म 100 मिनट्स ही है। अच्छा दूसरे यूनिट पर 80 मिनट लगा, जुमला सुनिएगा, दूसरे मिनट यूनिट पर 80 मिनट है, तो पहले यूनिट पे तो 100 मिनट ही था, तो 100 और 80 कितने हो गए, 160 जी। अब आपने आ, इस 80 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ये 2 को पिक किया, इसको 80 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। हम्म तीसरे पे आ रहा है 70.21, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 210.63 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 4 हम्म को 64 से करेंगे तो 256 आ गया, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हम्म ये कॉलम आ गया, कोई मसला नहीं है। टाइम स्पेंड ऑन मोस्ट जी। रिसेंट, यानी कि आखिरी यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है, देखिए पहले यूनिट पे तो 100 मिनट लगा, अब दूसरे यूनिट पे टोटल टाइम हो रहा है 160 मिनट। फिर मैं स्लो करके जुमला बोल रहा हूँ, टोटल ये कितने कितने यूनिट्स का टाइम है, ये 2 यूनिट्स का। पहले यूनिट का टाइम कितना है, वो तो 100 मिनट है, ऊपर ही है। 60। नहीं नहीं, जी, पहले, पहली यूनिट का तो 100 है। तो दूसरे पे कितना टाइम लगा, 80 सर। नहीं 80 तो एवरेज टाइम है, ये एवरेज का मतलब है हम्म दोनों का एवरेज है, इस पे भी 80 इस पे भी 80। नहीं तो सर, दो। सर मैं समझाता हूँ, देखिए आपने एवरेज का वर्ड अलग रखना है। एवरेज का मतलब है इस पे भी 80 हो गया, इस पे भी 80 हो गया। एवरेज से हम्म आप ये समझेंगे इस पे भी 80 है, इस पे भी 80 है। जब हम्म हम कहते हैं टाइम स्पेंड और मोस्ट रिसेंट का मतलब ये है कि टोटल टाइम कितना लगा, 160 मिनट। इस 160 मिनट में से पहले यूनिट पे कितना टाइम है, वो 100 मिनट। तो अगले यूनिट पे कितना टाइम है, 100, इस 100 को माइनस कर दे 160 से तो 60 आ गया, ठीक है। अच्छा अब जरा सा आगे चलें सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप दोनों 3 यूनिट्स पे कितना टाइम लग रहा है, हेलो, जी बोले। 3 यूनिट्स पे कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट्स पे, 210। 3 यूनिट्स पे दो दो सौ सौ दस दस 210.63 है। अब 2106 पे से हम्म 160 को माइनस कर दें तो ये एडिशनल यूनिट का टाइम आ जाएगा, ये देखिए। सर कैलकुलेटर पे हम्म पहले चले, मैं करके साथ साथ करता हूँ, ये मेरे पास आ गया, मैंने इसको क्लियर किया। पहला यूनिट पे तो 100 है, मैंने 100 लिख दिया। दूसरे यूनिट पे देखिए कैसे करेंगे, 160 माइनस 100, ठीक है ना, ये आ गया 60, ये 60 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब तीसरे पे कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 210.63 और माइनस आपके पास आ जाएगा 160, ये देखिए 50.63, ये आ जाएगा ये। चौथे का कैसे निकालेंगे, 256, ये आ गया, माइनस टू जी। वन जीरो पॉइंट
63 आ जाएगा, ये आ जाएगा 45.37। हम्म, ठीक है। जी अब ये बस इसमें कॉन्सेप्ट पिक करना आसान है, लेकिन इसमें जो मसला है ना, वो आपको याद रखना है कि यार ये क्यूमुलेटिव एवरेज कैसे निकालना है, ये चीज। और टाइम आपसे पेपर में वो ये पूछ सकते हैं कि आखिरी यूनिट पे कितना टाइम है, तो आपने सेकंड वाले में से, ये सेकंड वाले में से पहला माइनस होगा, थर्ड वाले में से सेकंड माइनस होगा, फोर्थ वाले में से थर्ड माइनस होगा, तो ये इस तरह चलेगा ये। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये आ गया समेशन बी। समेशन बी का मतलब है इस कॉलम को ये टोटल करता हुआ आ रहा है, इसको ये दोबारा इसने इसी को टोटल कर दिया। ठीक है ना, यानी कि 100 था पहले में, ये 100 आ गया, उसमें इसको प्लस किया 180, तो ये 180 आ गया। ठीक है। फिर इसमें 70 को प्लस किया तो ये 250 आ गया। फिर 64 को प्लस किया तो ये आ गया। अब इसने यहाँ हम्म, पर क्या निकाला, एवरेज टाइम स्पेंट ऑन मोस्ट रीसेंट। अब यहाँ पे देखिए ये यही वाला कॉलम है, लेकिन एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम स्पेंट ऑन मोस्ट रीसेंट यूनिट आ गया। तो पहले पे कितना है, हम्म, 100, ये आ गया। समीशन बी, इस कॉलम को ऊपर रखेंगे हम्म, न्यूमरेटर में, और नीचे आपके पास ये आ जाएगा 1, ये 100 आ गया। अब ये न्यूमरेटर में 180 आ गया, डिवाइड बाय 2, तो ये 90 आ गया। अब 250 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 3, तो ये 83 पॉइंट, ये एवरेज टाइम आ जाएगा, यानी कि औसतन एक यूनिट पे कितना टाइम लगा। तो हम्म, पहले यूनिट से दूसरे यूनिट पे 10 घंटे कम हो गए, 10 मिनट कम हो गए, सॉरी मिनट है ना, 10 मिनट कम हो गए। और दूसरे से तीसरे यूनिट पे जाने में इनको 7 मिनट कम हो गए। और चौथे यूनिट पे जाने में तकरीबन ये कितने 5 मिनट कम हो रहे हैं, तो ये इस रफ्तार से कम हो रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है, यानी कि हर यूनिट में कितना हम्म, टाइम डिफरेंस आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है इससे। अब ये याद जी रहेगा सर। कैसे बनेगा सर ये। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से काट के, इसको मैं यहाँ से काट के 70 कर दूं, सर फिर कैसे होगा। हाँ सर, जी सर। 70। 80 को काट के 70 कर रहे हैं आप? हाँ, तो अब ये मैंने एक्सेल शीट पहले से ही बना के रखी हुई है, हाँ ये स्क्रीन सर, पर 80%। स्क्रीन पर आ रही है सर, स्क्रीन पे शेयर हो रही है ये। हेलो। हेलो, हाँ ये आया सर। अब ये आ गई है। अब ये मैं जी। आपको ये वाली शीट ना अभी ग्रुप पे शेयर करता हूँ, दोनों को। हम्म, आपने इसको एक काम करता हूँ मैं, ये ओरिजिनल है, इसको नेक्स्ट पे मैं कॉपी करके दो दो शीटें भेज देता हूँ। तो अब नेक्स्ट शीट मैं आपके सामने कर देता हूँ, बल्कि ये है, ताकि आपको मेरी बात ना समझ में आए तो देख के आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये आगे, अब ये दो शीटें एक जैसी हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने इसको क्या करना जी। है, शीट 1 को यहाँ से चेंज करें, ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे 80% है ना, ये रहा। इसको मैंने 80, 80% है। 80 को कर दिया 70, लेट सपोज। हम्म, हम्म, अब ये 70% से पूरा डाटा कितना चेंज होगा, ये आप लोगों ने करके बताया। जी। चले हम एक ट्राई करें। यहाँ पर आपके पास है, देखिए ना, आपने इसको टाइम पर मल्टीप्लाई, यूनिट, ये ये 100 नंबर में 2 कितने, कॉलम में जो है। जी। यहाँ पर इसको 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, तो यहाँ 70 आ जाएगा सर, ऐसे ही है। जी। यहाँ से आ जाएगा जी। 70, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कितना आ हम्म, जाएगा, ये इस 70 को मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो हम इसको कर लेते हैं ना, इज इक्वल, ये आ गया 70, हाँ। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 70% से, ठीक है। हम्म, 49 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, जी।
49 मल्टीप्लाइड बाय 70%। बिल्कुल सर, ये आप एक दफा बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, अब आपके पास मुझे करना है ए मल्टीप्लाई बाय यानी कि ये कॉलम ए है, ये रहा, सर और बंद हो गया। ये तो 100 ठीक है। अब ये चेंज करना है मुझे, ये आ जाएगा इज इक्वल, ये यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास ये आ जाएगा 70, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से 3 को डिलीट कर देते हैं, इज इक्वल, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास कितने आ गए, 49 सर, ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके हम्म, से आपके पास है इज इक्वल 4 मल्टीप्लाइड बाय कितने हो गए, ये आ गया, ये मेरे पास आ गया क्यूमुलेटिव जी टोटल टाइम आ गया, ठीक है। अब यहाँ जी। पर ये कह रहा है टाइम स्पेंट ऑन मोस्ट रिसेंट, तो इसमें मैं क्या बताया था कि सेकंड में से, ये पहला वाला तो सेम है, सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ देखें इज इक्वल, सेकंड में से माइनस करूंगा मैं पहले हम्म, वाले को, तो ये मेरे पास टाइम आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल, हम्म, सेकंड थर्ड में से माइनस करूंगा मैं सेकंड वाले को। इसी तरीके हम्म, से इसमें क्या होगा, ये वाले को माइनस करूंगा मैं कौन सा, ये वाला, ये चल रहा 47 से। जी। तो इसमें तो सर नेगेटिव आ रहा है। हाँ, नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव का मतलब एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपके पास फर्ज करें कि कोई भी कर्व है, वो 50% से नीचे एप्लीकेबल नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये अच्छा। भी आपको बता दूं, ये एक चाल भी होती है, यानी कि आप कितनी डेप्थ में पढ़ के गए हैं। अगर फर्ज करें, देखें, मैंने यहाँ पे पहले जो टेबल बना हुआ था 80% था, अब मैंने आपको टेबल दे दिया कितने का, ये 70 का। 70 का ना। तो 70% आपके पास क्या है, अब ये 60 भी कर सकता हूँ मैं, मगर ये 50 तो कर सकता हूँ, मगर 50 से नीचे नहीं कर सकता, बल्कि नहीं 51 तक हो सकता है। यानी कि ये जी। 51 तक तो एप्लीकेबल है लर्निंग कर्व। अगर कोई आपको कहता है कि 50 हम्म, 50% से ज्यादा सीख रहा है, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये रूल है, इसका लॉ है। जी। अगर वो पेपर में दे भी दे हाँ तो, नहीं तो वो माइनस आने लगेगा सर। हाँ। अब इसका क्या मतलब, माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि असल में इसकी लर्निंग ना यहीं तक है, बस ये इससे यहीं तक चलेगी ये, यानी कि इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं हो सकती। इसमें कर्व बनाएंगे तो ये यहाँ से एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट चलती जाएगी। मिसाल के तौर पे ये आप कह लें कि ये 147 मिनट से नीचे नहीं जा सकता, 3 यूनिट्स। तो औसतन 1 यूनिट पे कितना टाइम हो गया, मैं एवरेज टाइम निकाल लेता हूँ, इक्वल 147 डिवाइडेड बाय 3, हम्म, औसतन ये हम्म, 49 मिनट आ गया। यानी कि फोर्टी जी। नाइन मिनट से कम नहीं जा सकता सर। हम्म, यहाँ से हर यूनिट पे 49 मिनट लगता रहेगा। अब यहाँ जी। पर क्या हुआ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये हुआ कि ये इन्होंने क्या किया है, ये 137 है, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट हो गई ये, 4, तो ये 34 मिनट्स पे आ गया, हम्म, ये नहीं हो सकता, हम्म, इतना टाइम ड्रॉप नहीं हो सकता है। हम्म, एक यूनिट जो 100 मिनट हम्म, में बन रहा था वो 34 में बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 49 जी। तक लेकर आएगा, इसके बाद हर यूनिट पे हम्म, कितना टाइम लगेगा सर, 49। 49 मिनट्स लगते जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं एक्सेल शीट ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। अब आप उसको 60 80 और 90%, बल्कि 90% के हिसाब से बनाएं, ये सारे कॉलम आप इसको देख के बनाएं, तो ये आराम से, कोई मसला नहीं है, तो 5 मिनट में मजा भी आएगा एक्सेल के फॉर्मूले लगा के, तो आपको सही से वो ग्रिप भी बन जाएगी, ठीक है ना। आप इसको बल्कि आप 90% पे चेंज करें ना, तो वो नेगेटिव नहीं आएगा, या देर से आएगा, सही है। जी। अब इसको और आगे कंटिन्यू करूं, थर्ड टॉपिक पे आए, लर्निंग कर्व यही है। सर ये जो कॉलम बी है, कॉलम बी लास्ट में जो ये हमने निकाला यूनिट टोटल, ये 100 हो गया, ये 180 किस किस का टोटल है ये। ये वाला, जी जी। ये 180 ऊपर देखे ना, ये बी आ गया, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का मतलब ये हुआ। अच्छा, ये तो हमने वो चेंज कर दिया ना, ये यहाँ से 3 कॉलम मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर असल में अच्छा इसीलिए आएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये हम्म, आ गया 100, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपके पास, सेकंड प्लस का साइन, ये आ गया
प्लस यहाँ पर आपके पास ये 70 हो जाएगा, जी, तो 170 हो गया। 170 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें प्लस कौन सा आएगा, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इज इक्वल, तो ये 170 और प्लस आपके पास 49, जी और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नीचे इज इक्वल 219 और प्लस आपके पास 34, ये आ गया। और यहाँ पर आपके पास आ जी जाएगा एवरेज टाइम, एवरेज टाइम का मतलब है बी डिवाइडेड बाई ए, तो ये पहला तो सेम ही आएगा, दूसरा चेंज हो जाएगा इज इक्वल, ये 170 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये वाले यूनिट्स। फिर आपके पास जी इसको डिलीट करेंगे, इज इक्वल टू, ये टाइम डिवाइड हो जाएगा 3 से, जी फिर इसके बाद ये वाला टाइम डिवाइड हो हम्म, जाएगा 4 से, जी ये आ गया 63, ये पूरा बन गया। तो इसको हम यहाँ से इसको चेंज कर दें ताकि कंफ्यूजन क्या हम्म, हो जाए, खत्म हो जाए 70% के हिसाब से, ये जी पूरा बन गया। हम्म। अब आपने अच्छा सर, इसमें, इससे ऊपर भी हमने एक टेबल बनाया हुआ है, ऊपर को जरा करेंगे इसको, शीट को। ये वो दोनों टेबल मैंने एक्सेल में यहाँ बना दिए हैं जो बुक के अंदर बने हुए थे, अलग अलग जी टेबल। जी। अच्छा अच्छा। यानी कि ये 70% में निकाला हुआ है। कैसे निकाला, ये 80% में निकाला हुआ है, इसकी वर्किंग, ये सॉरी 70% की वर्किंग है, ये 80% की वर्किंग है, ये 90% की वर्किंग है। जी ये असल में वो बुक से देख के फिर एक्सेल में जरा जल्दी बन जाता, जल्दी बन जाएगा जरा सा, जी जी ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब आगे थर्ड टॉपिक को कंटिन्यू करूं, जी सर। करते हैं हम इसको थर्ड टॉपिक को, क्योंकि इसमें टोटल है 5 टॉपिक्स हैं। ये हमारा लिमिटेशन ये खत्म हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास ये डिसीजन, ये देखें जरा सा, इसमें ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पहला पॉइंट आ रहा है, क्या चीज है आपके पास, डिसीजन आ गया। जी जी डिसीजन के सामने लिखा है ऑल्टरनेटिव इज अंडर द मैनेजर्स कंट्रोल, आ गया, ठीक है। हम्म, ये आ गया स्टेट ऑफ नेचर। हम्म, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, फ्यूचर इवेंट के बारे में कहते हैं कि मैनेजर ने फ्यूचर इवेंट के बारे में प्रिडिक्शन करनी है, ये पे ऑफ टेबल हो गया। जी लेकिन मैंने इसको एक नज़र देखा है, मुझे इनकी एग्जाम्पल्स पसंद नहीं आई, हम्म, ठीक है। ये आप देखते रहिएगा, इसको आप खुद पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये भी मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है ना। हाँ सही है, समझ में आया, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं है। तो अब इसका इलाज ये है कि एमबीए में हमने ये टॉपिक पढ़ाया था, एक बुक है ऑपरेशन मैनेजमेंट में जे हेजर की, मुझे वो बुक बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने इसको रात को डाउनलोड करके रख लिया था, ये मैं इसको निकाल रहा हूँ। और ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आपको यही चीज़ है मगर इससे अच्छे तरीके हम्म, से बताया। मैं एक सेकंड आपको यहाँ से शेयर हो रही है ना। जी अच्छा देखिए यहाँ पे, ये पहले इसके क्या है, टर्म्स क्या, पहला क्या है, ऑल्टरनेटिव। ये अभी मैंने जी आपको अपनी ग्लैम की बुक में भी दिखाया कि वो डिसीजन ट्री को ऑल्टरनेटिव कह रहा है। हम्म, स्टेट ऑफ नेचर आ गया, ठीक है। जी अच्छा, जी स्टेट ऑफ नेचर के बाद ये कह रहा है कि सिंबल जो यूज करने हैं हमने डायग्राम में, वो भी बता रहा है कि ऑल्टर सेवरल ऑल्टरनेटिव्स को हम बॉक्स में शो करेंगे और स्टेट ऑफ नेचर को हम किस में शो करेंगे, राउंड। राउंड में, ठीक है ना। ये डिसीजन मेकिंग की डायग्राम बनेगी तो कैसे बनेगी। अच्छा, ये है क्या, टॉपिक क्या है, जरा सा मैं ब्रीफिंग दे दूं। ये डिसीजन टेबल्स है सर। फर्ज करें राहिल साहब आपको सीएफओ बना दिया अपने आपके हॉस्पिटल का, ठीक है। जी अब मुझे जरा सा खुबैब का पता ही नहीं है कि खुबैब किस टाइप की कंपनी में काम कर रहा है ना, नेचर ऑफ हम्म, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, कौन सा खुबैब किस टाइप की कंपनी है, खुबैब तो ही नहीं है। खुबैब नहीं है। नहीं, अच्छा चलो, बहरहाल चला गया होगा वो वीडियो के चक्कर में होगा। अच्छा, अब इसमें क्या सूरत हाल है, देखिए। हम्म, अच्छा, 1 मिनट वेट करेंगे, अजान हो रही है, हम्म, जी अजान हो रही है।
शुरू करें सर? हाँ शुरू करें। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे। फर्ज करें कि हम्म। आपको सीएफओ बना दिया, आपसे कहा गया कि यार इस हॉस्पिटल की ब्रांचेस को ओपन करें, एक्सपेंड करें मजीद जी। जगहों पे सीट। एक आपको ऑप्शन दिया गया गवादर में जाके, इसकी एक ऑप्शन पाकिस्तान में गवादर में जाके ओपन कर दें। एक आपको कहा हम्म। गया कि कराची में इसकी ब्रांच ओपन कर दें। अब मेरा सवाल यह है कि कराची में आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक डाटा तो है ना, डिसीजन तो है ना कि आगा खान हॉस्पिटल है, हम्म। नेशनल हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या हम्म। कॉस्ट होनी चाहिए, बहुत सारे डाटा अवेलेबल है। जी। अगर आप गवादर में जाके ओपन करेंगे, आपके पास कोई डाटा है अवेलेबल? नहीं है सर। नहीं है। अब ये दो टाइप के डिसीजन अलग अलग कहलाते हैं, हम्म। यानी कि इन डिसीजंस को पहले हमने समझना है। तो ये डिसीजन यहाँ पे आ जाए सर, टाइप्स ऑफ डिसीजन आ गए। पहले जो डिसीजन होते हैं ये होते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। हम्म। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि जिसमें आपके पास, यहाँ पर देखें इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपके पास एज टू विच स्टेट ऑफ नेचर इन अ डिसीजन एनवायरनमेंट में अकर, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। व्हेन वी कैन नॉट इवन असेस प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पास हम्म। प्रोबेबिलिटीज भी नहीं है, हम्म। बिल्कुल अनसर्टेन है हम। ठीक है। यस सर। अगर हम लेट अनसर्टेनिटी, सपोज अगर हम गवादर में खोलते हैं तो अनसर्टेन है, आया पेशेंट आए ना आए, क्या हो क्या नहीं हो। हाँ, तो उसमें फिर हमें ये तीन क्राइटेरिया अप्लाई करने पड़ते हैं ऐसी सूरत हाल में। मैक्सी मैक्स कहलाता है, मैक्सीमेन कहलाता है, और इक्वली लाइकली कहलाता है। ये तीन क्राइटेरिया को फॉलो करके हम अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं मैनेजर्स। जी। अच्छा, अनसर्टिनिटी को हटा दें, दूसरी कैटेगरी आ जाती है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। खतरा तो हम्म। है। अच्छा, रिस्क में और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है? इसमें प्रोबेबिलिटीज आ जाती है, यानी कि आपके पास कुछ हम्म। प्रोबेबिलिटीज होती हैं, यार ये 60% चांस है कि हम सर्वाइवल कर जाएंगे, 40% चांस है कि मुश्किल है पेशेंट आए। तो इस टाइप हम्म। का आपके पास डेटा अवेलेबल होता है। जी। तो जहां पर आपके पास डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क है, तो वहां पर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये रहा, ये ब्लू कलर में यहाँ लिखा हुआ हम्म। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ गया, ये यहाँ से। ठीक है ना? तो ये हम्म। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अंडर रिस्क में मुझे ये EMV निकालना है। जी। ठीक है। अच्छा, तीसरी हम्म। टाइप की कंडीशन आपके पास आ जाती है अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि उसके पास मार्केटिंग का पूरा डाटा, मार्केटिंग रिसर्च है, यानी कि अप्रोच बाय द मार्केटिंग रिसर्च फर्म, और प्रोपोजेज है, उससे सारा को डाटा आपको बता दिया है कि कितने प्लांट्स खोलने हैं, क्या आपके पास है, अनसर्टेनिटी नहीं है। तो अंडर हम्म। सर्टेनिटी, यकीनी सूरत हाल में आपने कैलकुलेट करना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड EVPI। अच्छा। ये क्या कहलाता है EVPI। जी? ये कैलकुलेट करना है अंडर सर्टेनिटी में। और इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर ये इसको कैलकुलेट करना है, ये आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, ये बस ये यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है ना? अच्छा, अब हम एक एक को समझते हैं कि ये करना कैसे है भाई। पहले आपको हम्म। जल्दी जल्दी करा देते हैं हम यहाँ पे ना। देखिए, पहले क्वेश्चन है इसका, ये रहा क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। ये रहा, फर्ज करें कि आपको एक पेप्सी कोला कंपनी का हमने मैनेजर बना दिया, आपसे कहा कि एक नई जगह पे प्लांट लगाएं। ठीक है। आप यहाँ पर वो एक ऑप्शन दे रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट लार्ज प्लांट, आपने ऑफर दी कि यार बड़ा प्लांट लगाते हैं और बहुत ज्यादा सेल करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंस्ट्रक्ट स्मॉल प्लांट, छोटा प्लांट लगाते हैं, बड़े के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो $2 लाख है, और जो छोटे के ऊपर आपके पास आ रही है कितनी है, $1 लाख। 1 लाख डॉलर। अच्छा, फेवरेबल मार्केट है, ये पूरी फेवरेबल मार्केट है, और अनफेवरेबल मार्केट। अनफेवरेबल का मतलब आप ये कह रहे हैं गवादर में लगा रहे हैं, फेवरेबल का मतलब आप कराची में लगा रहे हैं। यहाँ तो जी। सर्टेन है ना कि आपका प्रोडक्ट बिक ही हम्म। जाएगा, कोई ना कोई तो कोल्ड ड्रिंक पी लेगा। वो गवादर में पता नहीं कोई पिएगा नहीं पिएगा, पता चला वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते ही नहीं है, तो कुछ और लस्सी हम्म। पीते हैं, कुछ और ड्रिंक्स है, कुछ और प्रोडक्ट है उनका। ठीक है। अब ये हमारे पास एक डाटा आ गया। अब इसको हम्म। सॉल्व कैसे किया इन्होंने, ये आ गया, वही है। ये पहले चार कॉलम तो कॉपी है, ऑल्टरनेटिव आ गया,
फेवरेबल मार्केट, अनफेवरेबल मार्केट, ये कॉपी है। ये 3 कॉलम हमने नए बनाने हैं। जरा सा आप मेरे साथ साथ चलें। सर ये जी। रॉ किसको कहते हैं? यूं कहूंगा या यूं इसको रॉ कहूंगा? रॉ, ROW, रॉ। रॉ सर, ये सीधी सीधी सीधी, हाँ ये है ना, पक्का? जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, एक वैल्यू ये रही, ये वाली $2 लाख, और एक ये वैल्यू, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो $2 लाख। 2 लाख। आपने इन दोनों में से, ये अगर 3 होती, कोई और तीसरी कंडीशन भी होती, तो 3 में से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको पिक करके यहाँ लिखा, और इसको कहा मैक्सिमम, हम्म। मैक्सिमम इन रॉ। इन रॉ। इसको कहते हैं मैक्सिमम इन रॉ, यानी कि रॉ में से जो मैक्सिमम था वो चूज कर लिया आपने, ठीक है। जी। अच्छा, अब इस नीचे वाली रॉ में से कौन सी बड़ी है? सर यहाँ 1 लाख है। इसको नीचे लिख दिया। अब ये 0 था तो 0 ही आ गया, ठीक है। अब जी। आपके पास ये कॉलम बन गया, ऐसे ही है ना ये वाला। सर ये EMV निकाल रहे हैं हम लोग, या ये क्या निकाल रहे हैं ये चीज? ये निकाल रहे हैं हम मैक्सी मैक्स, अच्छा, मैक्सिमस, जी जी। अंडर अनसर्टेनिटी कंडीशन। जी जी। अच्छा, अब ये कितने आ गए आपके पास? कितने कॉलम है यहाँ पे? 3। अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है इन तीनों में से? सर 2 लाख। तो सर ये मैक्सी मैक्स हो गया। देखिए कैसे, पहला स्टेप आपने रॉ में से मैक्सिमम निकाला, इसमें से हम्म, मैक्सिमम निकाला, फिर इन तीनों में से मैक्सिमम, तो कितने स्टेप हुए? 3 हुए सर। 2 ना। हाँ 2, सॉरी 2 जी। एक ये हुआ, पहले आप रॉ रॉ में गए, फिर आपने कॉलम में से मैक्सिमम निकाला, तो ये इसको कहते हैं मैक्सी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम का मैक्सिमम। जी जी। इसको हम आसान उर्दू में कह सकते हैं मैक्सिमम का मैक्सिमम, यानी कि पहले जी। रॉ का मैक्सिमम और फिर कॉलम का हम्म। मैक्सिमम। आपने पहले इन जी। दोनों का मैक्सिमम लिया और फिर आपने इस हम्म, कॉलम का मैक्सिमम ले लिया, इसको मैक्सी मैक्स कहते हैं। अच्छा। अब आप आ जाएं मिनिमम। हम्म। अब इसका रिवर्स है, इन दोनों में से हम्म। छोटी वैल्यू कौन सी है? सर इन दोनों में से छोटी वैल्यू जो है -180 है। ये यहाँ लिख दिया आपने। इन दोनों में से छोटी कौन सी है? -20 है। ये यहाँ लिख दिया आपने। और फिर ये 0 तो वैसे ही आ गया। अब ये कॉलम आ गया, इन तीनों में से सबसे बड़ी